चिढ़ाकर कितना हंसी मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ बैठ ना पागल से पापा को नहीं ज्यादा कल हमारी लोड प्रदर्शन छोड़ दी। आज आप लोगों को शुंग सातवाहन काल शुंग सातवाहन काल दिखाया जाएगा। मौर्य सम्राट अकबर ने, हेडिंग डाल लीजिए, अभी लिखाने जब शुरू करेंगे तब आप लोग कहिएगा। सम्राट अशोक ने सर आवाज नहीं आ रही। शुंग सातवाहन काल, शुंग सातवाहन काल मौर्य सम्राट का अंत करके पुण्यमित्र ने लगभग 187 ईस्वी पूर्व में एक नई राजवंश स्थापित की जिसे शुंग राजवंश कहते हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने जिस बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया या बौद्ध धर्म से संबंधित उस परंपरा को सातवाहन काल में और विकसित हुई और वह विकासशील हुई और उससे वह जो है आगे बढ़ती चली गई, जिसमें उन्होंने सांची का स्तूप और इसके साथ ही अन्य कला शैलियों का निर्माण करवाया। जातक कथाओं का भी निर्माण शुंग काल में हुआ। इन्होंने बुद्ध चरित, जातक एवं अवदान कथाएं, मानुषी बुद्धों से संबंधित दृश्य, देव समुदाय, तत्कालीन समाज और कुलीन तथा साम्राज्य व्यक्ति एवं स्त्रियों, पशु और अलंकारिकता को बढ़ावा दिया और इन सब चित्रों का निर्माण शुंग काल में कराया गया। अब आप शुंग काल हेडिंग डाल करके लिखिए। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने
बौद्ध स्तूपों के निर्माण की, बौद्ध स्तूपों के सर निर्माण की सर सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा डाली, वह शुंग काल में या शुंग सातवाहन काल में, शुंग सातवाहन काल में और अधिक विकसित हुई। सम्राट पुण्यमित्र ने, सम्राट पुष्यमित्र पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के अंत, मौर्य वंश का अंत करके लगभग 187 187 लगभग 187 ईस्वी पूर्व में एक नवीन राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य काल के केंद्रीभूत सत्ता की समाप्ति से कला राजकीय नियंत्रण से मुक्त होकर जन सामान्य तक पहुंची और लोकप्रिय हुई। इस शुंग वंश में कलाकृतियां राजकीय सहयोग की अपेक्षा जन सामान्य के योगदान से निर्मित हुई, जिसमें रूपांकन तथा मूर्तियां बनाई गईं। मौर्य युग के बाद कला का क्लासिकल युग प्रारंभ होता है। इस युग में
कला के स्थानीय के साथ के स्थान पर कला के स्थानीय के स्थान पर भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में भरहुत और सांची, उत्तर पूर्वी भारत में बोधगया तथा उड़ीसा, दक्षिण में अमरावती और नागार्जुन कोंड तथा पश्चिम भारत में काले, भांजा, नंदसुर, पीतलखोरा आदि स्थानों पर सर नंदसुर के बाद क्या बोला आपने? नंदसुर, पीतलखोरा आदि स्थानों पर विशाल बौद्ध स्तूपों की और गुहा चैत्यों का निर्माण हुआ। सांची स्तूप सांची विदिशा से 9 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर मध्य रेलवे बीना तथा भोपाल जंक्शन के बीच रायसेन जिले में स्थित है। पुरातात्विक सामग्री के कारण सांची संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है।
अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों में से 84,000 स्तूपों में से सांची भी एक है। सन 1881 1881 सन 1881 ईस्वी तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। परंतु 1881 ईस्वी में मेजर कोल ने इस कार्य को गंभीरता से लिया। और 3 वर्ष के अल्पकाल में ही इसके आसपास सफाई करवाकर दीवारों में पड़े हुए दरारों को भरवाया और पश्चिमी व दक्षिणी गिरे हुए तोरण को और भूवेदिका तथा स्तूप के तोरणों को यथास्थान प्रतिष्ठित कराया। इसके पश्चात बचे हुए कार्य को भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने पूर्ण कराने का प्रयास किया।
जिससे सन 1912 1912 और 1919 ईस्वी के बीच यह अपने वर्तमान दशा में आई। इसके पश्चात 1936 ईस्वी में मोहम्मद हमीद कुरैशी स्तूप 1 व 2 के बीच उत्खनन करवाकर एक बौद्ध विहार के अवशेष को प्रकाश में लाया। जिसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं हुआ। पैराग्राफ चेंज कर। मूल रूप से सांची स्तूप अशोक द्वारा लगभग उसी समय बनवाया गया था जब उसके पास अशोकीय स्तंभ खड़ा किया था। उसके पश्चात अब तक इसमें काफी परिवर्तन हुए।
इसमें काफी परिवर्तन हुए। वर्तमान समय में ऊपर के छत्र तथा वेदिका को छोड़कर गुंबद की ऊंचाई 54 फीट 54 फीट ऊंचाई 54 फीट है और गोल आधार का व्यास लगभग 120 फीट है। गुंबद के चारों ओर 16 फीट ऊंचा चबूतरा जो प्रदक्षिणा पथ का कार्य करता है तथा वेदिका के भीतर 7 फीट के प्रदक्षिणा पथ पर शिलापट्ट बिछे हैं। जिस पर जाने के लिए सर कहाँ पर जाने के लिए? जिस पर जाने के लिए दक्षिण दिशा में सीढ़ी बनी हुई है। उसके ऊपर हर्मिका तथा त्रिपत्र सहित सर उसके ऊपर के बाद बोल दीजिए। हर्मिका तथा त्रिपत्र सहित छत्र यष्टि है। इन स्तंभों के मध्य भाग में 2-2 फीट चौड़ी सूचियां लगी हुई हैं। तोरण रचना सर हेडिंग है। सांची में बने हुए सभी तोरण द्वार ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के हैं।
जिसमें सबसे पहले दक्षिणी द्वार बनवाया गया था। यह मुख्य प्रवेश द्वार था। इसके बाद उत्तरी, पूर्वी व पश्चिमी तोरण द्वार बने। उत्तरी, पूर्वी व पश्चिमी तोरण द्वार बने, जिसमें दो खंभे लगे हैं और जिसकी ऊंचाई 24 फीट है। और इनके ऊपर कमानीदार 3 सूचियां लगाई गई हैं। कमानीदार सूचियां लगाई गई हैं। सूचियों की बाहर की ओर हाथियों की मूर्तियां हैं, जो ऐसे प्रतीत होती हैं मानो वह ऊपर की मूर्तियों को संभाले हुए है। नीचे स्तंभ के बीच में, नीचे और स्तंभ के बीच की दूरी, स्तंभ और बीच के दूरी को भरने के लिए दोनों तरफ द्वारपाल यक्ष बने हुए हैं। और खंभों के शिखर पर पीठ से पीठ मिलाए हुए सर द्वारपाल यक्ष बने हुए हैं। खंभों के शिखर पर पीठ से पीठ मिलाए शेर, हाथी तथा वामन को बनाया गया है। शेर तथा हाथी तथा वामन, शेर, हाथी तथा वामन को बनाया गया है। और इन खंभों की सूचियों को विभिन्न जातक कथाओं का मतलब क्या होता है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड कहानी। पूर्व जन्म की कहानियां, वो किसी के ऊपर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि गौतम बुद्ध, लेकिन हाँ, गौतम बुद्ध का चित्रण हुआ है। इसलिए भारत में गौतम बुद्ध और ईसाई धर्म में ईसा मसीह,
के पूर्व जन्म की घटनाओं का, जैसे अजंता के चित्रों में आप लोगों ने पढ़ा है कि उनको कभी हाथी के रूप में, कभी हंस के रूप में, कभी सामवेद, कभी घोड़े के रूप में, इस तरह से अलग अलग स्वरूपों में उनको चित्रित किया गया है। उसी प्रकार ईसाई 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 धर्म में ईसा मसीह को कभी बादलों के बीच में अवतरित होते हुए, कभी मेमने भेड़ के बच्चे के साथ, सर कभी लिखवा मरिया के साथ, सर लिखा रहे हैं आप? नहीं, चित्रित किया गया है। ठीक है, तो जातक कथाओं का मतलब ये होता है कि पूर्व जन्म की घटनाएं या कथाएं। जातक कथाओं तथा बौद्ध के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया गया है। अब जातक कथा हेटिंग डालो। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंध है। पूर्व जन्म से संबंधित संबंधित है, क्योंकि बौद्धों को विश्वास था कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, गौतम बुद्ध को पशु पक्षी से लेकर मानव जीवन तक असंख्य योनियों से गुजरना पड़ा। असंख्य योनियों से गुजरना पड़ा था। सांची स्तूप में इनके 5 जातक कथाओं पांच जातक कथाओं छदंत वेशांतर, साम, महाकपि, तथा अलम्बुस आदि को
उकेरा गया है। हेडिंग डालो साल भंजिकाओं की सौंदर्यमयी मूर्तियां। साल भंजिकाओं की सौंदर्यमयी मूर्तियां। सौंदर्यमयी मूर्तियां। सांची स्तूप में बड़ेरियों से निकले हुए समकोणों के भाग पर साल भंजिकाओं की सौंदर्यमयी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। सर इसके बाद बोल दीजिए समकोणों पर समकोणों के भाग पर साल भंजिकाओं की सौंदर्यमयी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जिन्हें विभिन्न भाव भंगिमाओं में प्रस्तुत किया गया है। जैसे वृक्ष की डाल को स्पर्श करती आधी बैठी हुई शोभा यात्रा देखने के लिए झांकती सर वृक्ष की डाल को स्पर्श करती हुई आधी बैठी हुई शोभा यात्रा देखने के लिए झांकती हुई अल्फाई हुई आलस्य अल्फाई हुई आदि विविध रूपों में साल भंजिकाएं बनाई गई हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आदि शोभा यात्रा देखने के लिए झांकती हुई अल्फाई हुई आदि विविध रूपों में साल भंजिकाएं उत्कीर्ण की गई हैं। नेक्स्ट, पशु पक्षी एवं वनस्पति। यहाँ के पशु पक्षी काल्पनिक रूपों में बनाए गए हैं।
जिनमें ब्याल पशु उल्लेखनीय है। स्वाभाविक रूप से हाथी व उसके बच्चों को हाथी व उसके बच्चों को तथा वनस्पतियों में अशोक, आम्र, साल आदि के वृक्ष कमल, कंटकारी, कल्पलता, श्री वृक्ष आदि लताओं का अत्यंत स्वाभाविक अंकन किया गया है। अब स्तंभ हेडिंग डालो। सांची में अशोक स्तंभ के साथ साथ अन्य स्तंभों और अन्य स्तूपों, अशोक स्तंभ के साथ साथ अन्य स्तूपों व स्तंभों के भग्नावशेष खुदाई द्वारा प्राप्त हुए हैं। जो अशोक काल के न होते हुए भी अपने भव्य शीर्षक के कारण स्तंभों के समान हैं, जिस पर शीर्षक के कारण अशोक स्तंभों लिख लो, अशोक स्तंभों के समान हैं।
अशोक स्तंभों के समान है। जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं व अलंकरण बने हुए हैं। मंदिर बड़े स्तूप के दक्षिण पूर्व में बड़े स्तूप के दक्षिण पूर्व में एक ऊंचा चबूतरा है, जिसके ऊपर दो चौड़े सीढ़ियों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस चबूतरे पर अठपहल भारी खंभों की एक श्रेणी है। तो ये पूरी लाइन फिर से रिपीट कर दीजिएगा एक बार। इस चबूतरे पर पत्थर के अठपहल भारी खंभों की एक श्रेणी है, जिस पर पहले लकड़ी की छत जिस पर पहले नहीं सर, इस चबूतरे पर पत्थर के अठपहल भारी खंभों की एक श्रेणी है, जिस पर पहले लकड़ी की छत टिकी हुई थी। इन खंभों पर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का ब्राह्मी लिपि में सर ये वाली लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए, हुई थी के बाद। जिस पर प्रारंभिक संभवतः प्रथम शती ईस्वी पूर्व सर यहाँ से जिस पर पहले लकड़ी की छत टंगी हुई थी, इसके बाद इन खंभ जिस खंभों पर प्रारंभिक संभवतः प्रथम सदी ईस्वी पूर्व की ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है।
विशेषताएं कल थोड़ी देर रुकिएगा। सर हो गया। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।